आप सभी का मेरे YouTube चैनल स्टडी विद सैम में स्वागत है। मैं डॉक्टर समीक्षा और आज इस वीडियो लेक्चर में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे समाजवाद। बहुत ही महत्वपूर्ण विचारधारा समाजवाद, और समाजवाद के अंतर्गत यहाँ पर हम अध्ययन करेंगे समाजवाद है क्या, और समाजवाद की विभिन्न शाखाओं के बारे में हम विस्तार से यहाँ पर चर्चा करेंगे। यदि संसार के जितने भी समाजवादी जो विद्वान हैं, यदि उनको एक स्थान पर इकट्ठा कर दिया जाए और उनसे कहा जाए कि समाजवाद की परिभाषा दीजिए, तो शायद वो आपस में लड़ पड़ेंगे, क्योंकि उनमें से कईयों के विचार आपस में परस्पर विरोधी होंगे। बहुत ही आश्चर्य की बात है कि डॉन ग्रिफिथ्स ने अपनी पुस्तक व्हाट इज़ सोशलिज्म में समाजवाद की 263 परिभाषाएं संग्रहित की थी। वहीं पर प्रोफेसर ईले ने भी लगभग 400 परिभाषाएं संकलित की, और फ्रांस के एक प्रसिद्ध जो समाचार पत्र ला फिगारो, इसने भी समाजवाद की लगभग 600 परिभाषाएं दी थी और कहा था कि अभी भी ये परिभाषाएं पूरी नहीं हैं। तो समाजवाद की इतनी विविधता और विभिन्नता का कारण प्रसिद्ध जो लेखक है CEM जोड, उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से इसको परिभाषित किया कि समाजवाद उस टोप के समान है जिसने अपनी आकृति को खो दिया है, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति उसे पहनता है। कितनी अच्छे ढंग से उन्होंने समाजवाद की इस विविधता को यहाँ पर प्रस्तुत किया। वहीं पर रैमजी म्योर कहते हैं कि समाजवाद एक गिरगिट के समान विचारधारा है, यह अपना रंग परिस्थितियों के अनुसार बदलता रहता है। तो समाजवाद है क्या? औद्योगिक क्रांति के फलस्वरूप जो पूंजीवाद अस्तित्व में आया, समाजवाद इसी पूंजीवाद के बुराइयों के विरुद्ध एक सशक्त आक्रोश के रूप में समाजवाद अस्तित्व में आया, समाजवाद का जन्म हुआ। सभी समाजवादी ये चाहते थे कि पूंजीवाद के द्वारा जो उत्पन्न समाज में जो आर्थिक असमानताएं हैं, मनुष्य के द्वारा जो शोषण किया जा रहा था, वह प्रक्रिया बंद होनी चाहिए। श्रमिकों का जीवन स्तर ऊंचा होना चाहिए, या कम से कम उन्हें जीवन की जो प्राथमिक मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो उन्हें उपलब्ध होनी चाहिए। सभी इस विचार में एक मत थे, पर यह सब हो कैसे, इस पर विद्वान एक मत नहीं थे। वो कहते थे कि ये पूंजीवादी जो सामाजिक संरचना है वो पूरी तरीके से सड़ी गली सामाजिक संरचना है, और सभी चाहते थे कि ये नष्ट होना चाहिए, पर नष्ट हो तो कैसे, इस बारे में सभी के अपनी अलग अलग विचारधाराएं हैं। और इन्हीं मतभेदों ने समाजवाद के विभिन्न स्वरूपों को जन्म दिया। राज्य पूंजीवाद का आधार है, अतः सभी मानते थे कि राज्य को समाप्त कर देना चाहिए। पर कोई दूसरा विचारधारा कहता है राज्य तो एक साधन है, और इस सशक्त साधन का ही हम प्रयोग करके समाजवाद की स्थापना कर सकते हैं। कोई कहता है कि शक्ति और संघर्ष के द्वारा पूंजीवाद को नष्ट कर देना चाहिए, तो कोई कहता है कि पूंजीपतियों को नष्ट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधे तौर पर उनकी संपत्ति को छीन लिया जाना चाहिए। कोई कहता है कि समाजवादी समाज की रचना के लिए हिंसात्मक प्रहारों का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो कोई कहता नहीं, धीरे धीरे शांतिपूर्ण उपायों से समाजवादी समाज की रचना हो सकती है। तो इस तरह से इन विभिन्न विचारधाराओं ने ही समाजवाद को अलग अलग शाखाओं और उपशाखाओं के रूप में बांट दिया। तो आइए हम देखते हैं क्रमशः इन समाजवाद के विभिन्न शाखाओं को। सबसे पहला है कल्पना लोकीय समाजवाद, जिसको कि यूटोपियन सोशलिज्म कहा जाता है। आधुनिक युग में इस समाजवाद की शुरुआत हुई, और जिन विचारकों ने इसका समर्थन किया उनमें संत साइमन, चार्ल्स फोरियर, रॉबर्ट ओवन आदि का नाम आता है। ये मार्क्स के पूर्ववर्ती विचारक हैं।
देखा जाए तो मार्क्स ने ही इस समाजवाद को कल्पनालोकी समाजवाद का नाम दिया। ये स्वप्नलोकी या कल्पनालोकी समाजवाद यह मानते थे कि समाज में बुराई की जो जड़ है वो गरीबी है, और गरीबी के कारण ही कुछ व्यक्ति जिनके पास संपत्ति है वो स्वार्थी हो जाते हैं। और जो वर्तमान में समाज में जो उद्योगों का जो संचालन किया जाता है वो प्रतिस्पर्धा के आधार पर, और इसी पूंजी के द्वारा ही प्रतिस्पर्धा के आधार पर उद्योगों का संचालन किया जाता है। तो वो कहते थे कि इसी का अंत होना चाहिए, क्योंकि पूंजीवाद के कारण ही समाज में शोषण होता है। पर वो मानते थे कि यह परिवर्तन कैसे होगा। तो कहते थे कि समाज के जो महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं उनमें न्याय और विवेक की भावना जागृत करने से यह परिवर्तन संभव है। वो चाहते थे कि पूंजीपति स्वयं समय की मांग को समझे, समय की पुकार को समझे और अपनी विलासिता को त्याग करके श्रमिकों का शोषण बंद कर दे। पर एक बात यहाँ पर उल्लेखनीय है कि कल्पनालोकी समाजवाद के समर्थकों ने कभी भी क्रांति की बात नहीं की है। दूसरा आता है साम्यवाद, कम्युनिज्म। साम्यवाद समाजवाद की एक विशिष्ट शैली है और हम सभी जानते हैं इसका प्रतिपादन कार्ल मार्क्स ने किया था। कार्ल मार्क्स का जो प्रसिद्ध ग्रंथ है दास कैपिटल, उन्होंने उसमें पूंजीवाद की वृहदता से विवेचना की थी। वो मानते थे कि संपूर्ण इतिहास की जो आर्थिक व्याख्या जो उन्होंने प्रस्तुत किया उसमें ये मानते हैं कि संसार में समस्त घटनाओं का जो संचालन है वो आर्थिक शक्तियों के द्वारा ही होता है। और मार्क्स ने यह भी कहा कि संसार में सदा से ही दो वर्ग रहे हैं, एक शोषक और एक शोषित। शोषित वर्ग शोषक वर्ग के विरुद्ध संघर्ष करते आ रहे हैं। वर्तमान में भी समाज दो वर्गों में बटा, जिसको कि पूंजीपति और श्रमिक यानी शोषक और शोषित। और वो कहते थे कि इसी श्रमिकों के द्वारा एक न एक दिन पूंजीपति वर्ग के खिलाफ संघर्ष होगा और इस संघर्ष में श्रमिकों की विजय निश्चित है और फिर श्रमिकों के वर्चस्व की स्थापना समाज में होगी और समस्त संसार में सर्वहारा वर्ग की तानाशाही स्थापित हो जाएगी और अंत में एक राज्य विहीन वर्गहीन समाज की स्थापना होगी। वो कहते थे कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार कार्य करेगा और अपनी आवश्यकता के अनुरूप पारिश्रमिक पाएगा और यही साम्यवादी का अंतिम लक्ष्य है। साम्यवाद और समाजवाद में मूलभूत अंतर क्या है, इसके लिए मैं आपको एक अलग वीडियो इसमें डाल दूंगी, आप लोग उसको चाहे तो देख सकते हैं। इसके बाद तीसरा जो समाजवाद का स्वरूप है उसको कहा जाता है लोकतांत्रिक समाजवाद अथवा समष्टिवाद। जब मार्क्स के विचार आए और उन विचारों ने यूरोप में पूरा तहलका मचा दिया था। मार्क्स के विचारों को सभी चिंतक पढ़ने पर विवश हो गए और मार्क्स को पढ़ने के बाद कईयों को लगा कि साम्यवाद में अनावश्यक रूप से हिंसा और वर्ग संघर्ष पर बहुत अधिक बल दिया गया है। समाजवाद की स्थापना के लिए रक्त की नदियां या संघर्ष की आवश्यकता नहीं है। वो मानते थे कि धीरे धीरे संसदीय मार्गों के द्वारा समाजवाद की स्थापना हो सकती है, यानी राज्य को समाप्त करने के स्थान पर राज्य के द्वारा ही, राज्य के माध्यम से ही शांतिपूर्ण और प्रजातांत्रिक उपायों के द्वारा समाजवाद की स्थापना की जा सकती है। और इसी विचारधारा को लोकतांत्रिक समाजवाद, राजकीय समाजवाद, समष्टिवाद के नाम से जाना जाने लगा। इस विचारधारा में बर्नस्टीन, जिया जोरेस, एडवर्ड एंसिल, कार्ल बेंटरिंग आदि का नाम आता है। और इसी विचारधारा के समकक्ष एक और विचारधारा समाजवाद को लेकर के उत्पन्न हुआ, जिसको कि फैबियन समाजवाद के नाम से जाना जाता है। ये फैबियन समाजवाद इंग्लैंड में इसके नाम पर एक संस्था थी जिसको फैबियन सोसाइटी कहा जाता था और ये मानते थे कि
कि प्रजातांत्रिक तरीकों से, लोकतांत्रिक तरीकों से समाजवाद की स्थापना की जा सकती है शांतिपूर्ण तरीके से। इसके लिए एक और बेहतर उपाय है कि सत्ता का विकेंद्रीकरण कर दिया जाए, सत्ता को बांट दिया जाए और इसके द्वारा समाजवाद की स्थापना हो सकती है। और इस विचारधारा को मानने वाले फेबियन सोसाइटी के पक्षधर थे जॉर्ज बर्नार्ड शॉ, ग्राहम वालस, सिडनी वेब। और यहाँ पर उल्लेखनीय है कि भारत में भी जो प्रजातांत्रिक समाजवादी विचारधारा को समर्थन दिया गया, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू का नाम लिया जाता है। उन्होंने भी शांतिपूर्ण तरीके से संवैधानिक उपायों के द्वारा समाजवाद की स्थापना की बात को स्वीकार किया, सत्ता के विकेंद्रीकरण की बात को स्वीकार किया। तो इस तरह से लोकतांत्रिक समाजवाद संवैधानिक तरीकों के द्वारा समाजवाद की स्थापना करना चाहते थे। फिर आया संघ समाजवाद, सिंडिकेलिज्म। ऐसे भी विचारक आए जिन्होंने मार्क्स के साम्यवाद को बहुत कमज़ोर बतलाया, कहा कि अरे ये तो शिथिल है, कमज़ोर है, इससे कुछ नहीं हो सकता। उनको मार्क्स के हिंसा और क्रांति की बातें तो सही लगी इस विचारधारा को मानने वालों को, पर राज्य के साथ समझौते की जो स्थिति थी वो उनको पसंद नहीं आई। इसमें प्रमुख रूप से फ्रांस के सोरेल ने इस विचारधारा के अंतर्गत कहा कि संघ समाजवाद ये चाहता है कि राज्य को तुरंत के तुरंत समाप्त कर दिया जाए, क्योंकि यही पूंजीपतियों के हाथ में एक हथियार है, शोषण का माध्यम है। और समाजवाद की स्थापना के लिए इस माध्यम का यानी राज्य का अंत होना आवश्यक है। और राज्य को समाप्त करने के बाद समस्त जो सत्ता है वो श्रमिक संघों में बांट दी जाए और उन्हीं के द्वारा जो है उद्योगों का संचालन किया जाए। इस प्रकार से संघ समाजवादी जो विचारधारा के लोग थे वो सीधी कार्यवाही पर विश्वास करते थे, जिसमें हड़ताल, बहिष्कार, लेबल, ध्वंसात्मक कार्य, इनके द्वारा वो राज्य जैसी संस्था को तुरंत ही नष्ट करने के पक्षधर थे। इसके बाद अगली जो विचारधारा की बात यहाँ पर हम करने जा रहे हैं वह है गिल्ड समाजवाद, गिल्ड सोशलिज्म, या इसको श्रेणी समाजवाद भी कहा जाता है। यह जो समाजवाद का जो स्वरूप है वह लोकतांत्रिक समाजवाद और संघवाद के बीच का मार्ग है और इसका जन्म जो है 20वीं शताब्दी में इंग्लैंड में हुआ। इनके संस्थापक जो थे पेंटी और GDH कॉल। गिल्ड समाजवाद चाहता था कि समाज में एक गिल्ड के आधार पर ही समाज की संरचना हो। गिल्ड यानी श्रमिक संघ के आधार पर ही समाज की संरचना हो। यद्यपि ये विचारधारा राज्य का विरोधी था, परंतु वह समाज में एक राजनीतिक गिल्ड की स्थापना में विश्वास करता था। राजनीतिक गिल्ड की स्थापना कैसे होगी? ये विचारधारा के लोग मानते थे कि स्थानीय स्तर पर श्रमिकों का एक गिल्ड बने और यही जो श्रमिक गिल्ड है एक राष्ट्रीय स्तर पर एक राजनीतिक गिल्ड की स्थापना करे। एक तरह से ये राजनीतिक गिल्ड राज्य का ही एक संशोधित और कम शक्ति वाला संस्करण माना जाता था। जहाँ तक राज्य की स्थिति का संबंध है, गिल्ड समाजवाद संघ समाजवादियों की तरह राज्य को बुरा मान करके समाप्त करना चाहता था, परंतु कहीं ना कहीं अप्रत्यक्ष रूप से वह राज्य को स्वीकार भी करता था। यानी अगर हम साधनों के संबंध में यदि हम देखें तो गिल्ड समाजवाद मध्यम मार्गी ही था। यद्यपि वह पूरी तरह से हिंसात्मक उपायों का विरोध भी नहीं करता था, परंतु वो कहता था कि नई सामाजिक संरचना शांतिपूर्ण उपायों के द्वारा संभव है और हम श्रमिक संघों को मजबूत बना करके एक श्रमिक गिल्ड की राज्य स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर श्रमिक गिल्ड की स्थापना करके हम समाजवादी समाज की संरचना कर सकते। इस तरह से हम यहाँ पर देखते हैं कि जितने भी समाजवादी जो विचारधारा के
विचारक हैं, भले ही साधनों को लेकर के उनमें मत विभिन्नता है, किंतु सभी का मूल मंतव्य यही है कि समाज में वर्ग विहीन समाज की संरचना हो, जहाँ पर शोषक, शोषित, पूंजीपति, श्रमिक जैसे वर्ग ना होकर के सर्वहारा वर्ग हो, सबके लिए समान सुविधाएं हो, और यह जो समाज में जो आर्थिक असमानता है वो आर्थिक असमानता येन केन प्रकारेण समाप्त हो, यही समाजवादी विचारकों का एकमात्र उद्देश्य यही है। धन्यवाद साथियों।